हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। साइंस ट्रेन के हरियाली एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस जो कि पूछा गया जीएस पेपर 1 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में, जो कि कंडक्ट किया गया इसी संडे को 25 मई 2025 को। पेपर जो है उसके एनालिसिस में डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, बस दो लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि पीवाईक्यू का जो इंपॉर्टेंस है वो हमेशा था, हमेशा रहेगा। ठीक। और पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस क्वेश्चंस देख लिए, उसका आंसर पे याद कर लिए या ऑप्शंस देख लिए, इस पे नहीं होगा। ऑप्शंस में अगर उसने कोई बात की थी जो सही नहीं भी था, उस समय दूसरे ऑप्शंस थे, तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश किए। आप जब किसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बेस में क्या है वो जाना चाहते हैं। तो ये सब दो तीन बातें थी जो इस साल प्रीलिम्स में भी क्लियर दिख रहा था, जो यूपीएससी का बहुत रेगुलर इनका अपना तरीका है कि आप जो पढ़ रहे हैं तो वो होता क्या है, ये हुआ कैसे, आप ये सब सोचे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, एक और अनाउंसमेंट आपके लिए कर दे कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं 10-11 क्वेश्चंस जो है वो लेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी दोनों से जुड़ रहे थे, तो वैसे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिस्कशंस लेंगे उसमें जाएंगे। डिस्कशंस में हम लोग ऑप्शंस में क्या कह रहा है, कुछ रिलेटेड जो बातें हैं वो सब कवर कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चंस में टाइप ऑफ व्हीकल्स की बात कर रहा है और कुछ एग्जांपल्स दे रखा है इन्होंने। पूछ क्या रहा जरा देखा जाए। पूछ रहा है कि अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स में किसको कंसीडर किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वो गाड़ियां जो कन्वेंशनल फ्यूल को यूज नहीं करती है। कन्वेंशनल फ्यूल मतलब पेट्रोल और डीजल, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। कन्वेंशनल, जब भी आप उसके अलावा कुछ ढूंढ रहे हैं तब वो अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स में आ गया, अल्टरनेटिव व्हीकल्स में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आप सीएनजी भी ला रहे हैं, वो अल्टरनेटिव पावर, इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हैं, वो भी फ्यूल सेल यूज कर रहे हैं, ये सब। ठीक। तो नो यूज ऑफ कन्वेंशनल कन्वेंशनल फ्यूल, डीजल एंड पेट्रोल। आपको मेनली यही सोचना है। पेट्रोल को दूसरे देशों में गैसोलीन भी कहते हैं। ठीक। नो यूज मैंने लिखा है, ध्यान रखिए। अगर वो लेस यूज भी कर रहा है तो भी कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी गाड़ियां भी आ रही है जो हाइब्रिड है। हाइब्रिड है मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल रही है, पेट्रोल पे और डीजल पे भी चल रही है। ठीक। दोनों का यूज करती है वो अल्टरनेटिवली। तो आपने कुछ तो उपाय किया ना पेट्रोल डीजल को कम करने का, ताकि कार्बन एमिशंस कम हो, तो ये काउंट होगा होगा तो मतलब इसके अंदर जो गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक तो होगा ही। ये देखा जाए पहले इनको, फुल बैटरी ये तो है ही, ये तो बेस्ट है, कार्बन मिनिमम कार्बन एमिशंस होगा। ठीक। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, ये भी CO2 रिलीज नहीं करेगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में क्या होगा तो कहिएगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वाटर बन रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक। तो पानी बन रहा है ना, पानी निकल रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकल रहा है, तो ये तो बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक। तो ये है ही। फ्यूल सेल के साथ दूसरी जो मतलब हाइब्रिड कर दिए, कहने का मतलब ये कि डीजल इंजन भी, पेट्रोल इंजन भी रहने दिए हैं, साथ में फ्यूल सेल का भी यूज कर रहे हैं, ताकि कम से कम इस पर निर्भर हो डीजल और पेट्रोल पे। बिल्कुल है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल ये सब के सब है, ऑल ऑफ दीज। तो वही मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है, सीएनजी भी हो सकता है, एटसेट्रा लिख दीजिए। जब जब चूंकि सोलर एनर्जी से को भी गाड़ी चलाने में घुसाया जाए
उसके छतों पे ऐसा हो कि कुछ उससे भी मिले एनर्जी, ये सब कोशिश भी की जा रही है। तो ये सारे के सारे जो है वो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स का सिद्धांत है। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हो कि होता रहता है समय समय पे, ऑलमोस्ट ईयरली होता है, कभी कभी गैप हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज पे ये कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो उसमें कुछ कुछ बहुत फेमस हो जाते हैं। उसमें कोरोना बाद ये COP28 फेमस हुआ है, जो कि दुबई में कंडक्ट हुआ था, दुबई में कन्वीन हुआ था 2023 में। ठीक, इसमें जो क्लाइमेट चेंज की और ग्रीन हाउस एक गैसेस का मुद्दा तो था ही। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम लोग जो 1.5 से नीचे का टारगेट, 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टारगेट रखे हैं कि उससे ज्यादा ना बढ़े, उससे नीचे ही रहे, इसमें हम लोग पीछे जा रहे हैं। इसी को लेके ज्यादातर मसला बना रहा ये COP28 में। इसमें कुछ चीजें वॉलंटरी थी, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि ये भी अब किया जाए कि अपने हेल्थ सेक्टर को वो डीकार्बोनाइज किया जाए, मतलब उनको ग्रीन एनर्जी पे पूरा के पूरा लाया जाए। ठीक, तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि ठीक है, ये प्रयास करें सब लोग अब। तो उसको इंडिया ने साइन नहीं किया। ठीक, बोला कि अभी हमारी जो हालत है, हम लोग कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी पे, कन्वेंशनल सोर्सेस पे बहुत ज्यादा निर्भर है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वैसा नहीं है, थोड़ा समय लेंगे अभी। ठीक, एनीवेज वो बाइंडिंग नहीं हो सकता है। ठीक, जो अगले स्टेटमेंट में दे रहा है पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हाँ ठीक है, ये फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो बाइंडिंग लिख दिया। देखिए, आमतौर पे कोई भी इंटरनेशनल लॉ जो है ना, आमतौर पे बाइंडिंग नहीं होता है। बाइंडिंग का मतलब मानना ही पड़ेगा, कानून बन जाएगा ये। तो कानून बनाने का अधिकार अक्सर जो संप्रभु राष्ट्र है, सोवरेन स्टेट्स है, उनको अपने लिए होता है। उनको कोई दूसरा कोई उन पर दादागिरी चला दे, इससे थोड़ा सा उनका अपना सोवरेनिटी लॉस होने का खतरा रहता है। इसलिए बाइंडिंग बहुत कम चीजें होती है। तो बाइंडिंग लिखा रहा है तो सतर्क हो जाइए कि मुश्किल है ये कि बाइंडिंग होगा। तो यहां पे भी वही बात रहा कि बाइंडिंग नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। कि ठीक है भाई, फॉलो करना चाहिए। तो करेक्ट है पहला, दूसरा गलत हो गया। इन इंडिया हेल्थ सेक्टर इज, इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बोनाइज्ड, अभी आप पूरे द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अभी जो उभरने की अगर दिक्कत हो गया तो उभरने की क्षमता, हेल्थ सेक्टर को उभरने की क्षमता अभी गड़बड़ हो जाएगा, सब थोड़े तहस नहस होने का खतरा है। तो इसलिए अभी हम लोग डीकार्बोनाइज नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट ग्रीन एनर्जी पे नहीं आ सकते हैं, थोड़ा समय लेंगे। ठीक, तो सही है। अब थोड़ा सा ऑप्शन में भी कमाल का दे रहा है इसमें। पहले तो टू जिसमें जिसमें करेक्ट बोल रहा होगा काट दीजिए, पहले कट गया। नाइदर असाइनमेंट 2 नॉर असाइनमेंट 3 इज करेक्ट, नहीं असाइनमेंट 3 तो करेक्ट है। अच्छा, तो ऑप्शन बन गया तुरंत। लेकिन देखिए क्या लिख रहा है, 2 और 3 में से एक ही सही है। हाँ भाई, तीसरा सही है। एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। हाँ ठीक, इसके वजह से इंडिया ने साइन नहीं किया। तो इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन जैसा ही कुछ है। आर्टिकल 6 जो पेरिस एग्रीमेंट का था, ये जो 2015 में हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप पेरिस में, तो आर्टिकल 6 जो है वो अक्सर न्यूज में रहता है, क्योंकि ये पहली बार कार्बन एमिशंस को, ग्रीन हाउस गैसेस को, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेके इतना थोड़े सीरियस मतलब चीजें इसमें डेवलप की गई और काफी डिबेट्स और ये सब चीज हुई और कुछ नई चीजें हुई। नई चीजों में ये हुई कि जो पहले कार्बन मार्केट्स चल रहा था, इसमें कार्बन मार्केट्स की बात होनी चाहिए, ये रहा, जिसमें कि आप जानते हैं कार्बन क्रेडिट, भाई हम कम नहीं कर सकते हैं धुआं, हमें प्रॉब्लम है,
हमारी फैक्ट्री रुक जाएंगी, ये वो, तो हम किसी ऐसे देश को बोलेंगे तुम जंगल लगाओ, तुम अपना थोड़ा कम कर सकते हो, वहां से कार्बन करो, हमसे कार्बन क्रेडिट ले लो, मतलब हम उससे कार्बन क्रेडिट ले ले, इस तरह की चीजें कर दे कि भाई तुम हमारे बदले कम कर दो। ये सब चीजें जो मार्केट्स में चल रही थी, ठीक। और एक जगह धुआं निकाल रहे थे, दूसरी जगह फॉरेस्टेशन किए, उसको कार्बन ऑफसेट कहते हैं। तो इस तरह से चीजों को कम किया जाने लगा, ठीक। और कार्बन सिस्टम में मार्केट्स में CO2 इक्विवेलेंट यानी कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का मार्केटिंग हुआ, ठीक। एनीवेज, जो पेरिस एग्रीमेंट था ना, इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस इन ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। हाँ, ये अक्सर इसको ये न्यूज में बना रहता है। न्यूज में बना रहने के पीछे वही था कि मार्केट एंड नॉन मार्केट इनिशिएटिव्स स्ट्रेटजीज लिया गया। मार्केट तो पहले से चल रहा था, ये सब कार्बन सिस्टम का, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के मार्केटिंग तो पहले से चल रहा था, ये सब चीजें कई देशों के बीच। उसमें नॉन मार्केट को बहुत जोर दिया गया 2015 वाले पेरिस एग्रीमेंट में। नॉन मार्केट का मतलब क्या हुआ कि ठीक है, वो आप लोग कार्बन एमिशंस मेरे बदले तुम कर लो, तुम थोड़ा वहां कम करो तो वहां पे बढ़ा लो, ऐसा कर लो, ये सब चीजें वो बात की बात है, वो सब ठीक है, वो चलता रहेगा। साथ साथ अब वो समय आ गया है कि आप जो क्लाइमेट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, अब आप ये मत कहिए कि वो मेरा है, उससे हम पैसे कमाएंगे। अब आप वो फ्री में दीजिए दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी, सामान ही नहीं दे दीजिए कहा जा रहा है, टेक्नोलॉजी दीजिए ताकि वो भी ये सब चीजें डेवलप करे, इन्वायरमेंट को ठीक करे। क्योंकि इन्वायरमेंट खराब होगा, CO2 एमिशंस बढ़ेगा, तो क्या वो उस देश के अंदर रहेगा? वो तो सब जगह फैलेगा ना, ये तो पूरे दुनिया का मामला है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके पूरा ही ऑलमोस्ट ओपन कर दिया गया कि आपको अब छोड़ देना है भाई, जो भी अच्छी चीजें टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वो किसी को दे देना है, फ्री में दे देना है, इस टाइप से अब उस तरफ बढ़िए। ये खास बात थी, इसको बोला गया नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज। और इस तरह से एक बार से क्या हो रहा है, तो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो कर ही रहे हैं, और इसके वजह से उस कंट्री का जिसको आप दे रहे हैं उसका कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है। और उसके अलावा कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग में जरूरत पड़े तो सिर्फ आप टेक्नोलॉजी ना दे दीजिए कि ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, उनको इनपुट दीजिए, प्रॉपर उनको हेल्प कीजिए वो बनाने में, ठीक। वो कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके लिए जरूरत पड़े तो कुछ इन्वेस्टमेंट भी कीजिए। ये सब बातें जो थी इसको काफी प्रमोट किया गया है। अब इसी को लेके अभी कुछ देश थोड़ा जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं वो कह रहे थे कि हम तो टेक्नोलॉजी से कमा रहे थे, आप सीधे कह रहे हैं कि दे दीजिए। तो कई प्रॉब्लम्स आई थी इसमें कुछ देशों की तरफ से। डेफिनेटली कैपिटलिज्म वर्सेस एनवायरनमेंट वाली बात ही एक बार फिर से आ गई। एनीवेज, आते हैं इस पे। तो ये बात सच है, क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट्स। हाँ ठीक है, आर्टिकल 6 हाँ ठीक है, नॉन स्ट्रेटेजी, ठीक। अब देखा जाए ऑप्शंस में, बोथ असेसमेंट 2 एंड असेसमेंट 3 आर करेक्ट, हाँ, एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन 1, हाँ, इसी की वजह से तो चर्चा में है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया पहले ही। आगे बढ़ते हैं। रिगार्डिंग पिकक टारंतुला, टारंतुला जो है ये लार्ज स्पाइडर्स हैं, लार्ज स्पाइडर्स हैं। उसमें ये जो पिकक टारंतुला है ये ग्रीन मोर की तरह दिखता है। लीजिए पहले देख लिया जाए। ये देखिए, माल का दिख रहा है ना, और कितना बड़ा है स्पाइडर ये देख रहे हैं। तो लार्ज स्पाइडर्स फैमिली में आता है ये बात। इसको गूटी तरंतुला भी कहते हैं। ये करेंट पे क्वेश्चन है, ज्यादातर पहले वाले क्वेश्चन सब स्टैटिक पे आ रहे थे
क्योंकि ये पेरिस एग्रीमेंट भी तो पुराना हो रहा है, तो आप चीजों को पीछे से थोड़ा लेके चलिए, उसको छोड़िए नहीं। ये भी थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन तब भी ये करंट में ज्यादा वाली बात है। लेकिन इसी के अंदर देखिए डीकार्बोनाइज, ठीक, रेजिलियंस, स्टैटिक वाली बातें आ रही हैं। आते हैं फिर से वो बड़े स्पाइडर की बात करते हैं। लार्ज स्पाइडर्स, अब पीके की तरह दिख रहा है, देख लिए। बूटी जगह का नाम है जहां पे इसको पहली बार देखा गया था। ट्रेन में लकड़ियों के बीच में ये चल के आ गया था, वहां से इसकी खोज शुरू हुई। पता चला कि ये कमाल का है, ये दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है उसमें भी कुछ ही एरिया में लेस देन 100 स्क्वायर किलोमीटर्स में ये पाया जाता है। ठीक, इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। हाँ, ये खास बात है कि ये केवल डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये इसके ही लिए है। ऐसे चीजों को क्या कहते हैं? एंडेमिक। ये एंडेमिक है यहीं के लिए, और कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक, एंडेमिक इतने छोटे एरिया में, तब तो ये थ्रेटेंड हो गया। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के हिसाब से ये थ्रेटेंड हो गया। थ्रेटेंड ही नहीं है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ध्यान रखिएगा। अब जाहिर सी बात है कि एक खास स्पाइडर जो इस तरह से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो ये बात मशहूर हो गया, तो इस पे तो बात पूछेगा। तो बूटी रेलवे स्टेशन पे मिला था, इसलिए बूटी तरंतुला भी कहते हैं, ये बात ठीक। ये आर्बोरियल है, मतलब पेड़ों पे रहता है, ऑन ट्रीज पे, मतलब उनके पत्तों पे और टहनियों पे नहीं रहता है। उसके बीच बीच में जो पिट्स बने होंगे, जो होल्स बने होंगे, उन सब में ये घुसा रहता है। ठीक है ना, ये बात। ये क्रस्टेशियन नहीं है, ये तो स्पाइडर है। स्पाइडर क्रस्टेशियन नहीं होता है। स्पाइडर भी आर्थ्रोपोड में आता है, फैमिली में, जिसमें कि मच्छर से लेके सब आ रहा है, वो है। लेकिन इसमें क्रस्टेशिया जो है, उसका फेमस क्रस्टेशिया नाम आते, ध्यान रखिएगा। क्रस्टेशियंस या क्रस्टेशिया नाम आते ही इसके फेमस एग्जाम्पल में झींगा मछली आता है, प्रॉन्स। तो इनका बॉडी कुरकुर होता है, ये अलग है, अलग है। स्पाइडर कुरकुर बॉडी वाला नहीं है। ठीक, तो वो जिस ग्रुप में आता है चेलिसेराटा कहते हैं। आप सीधे वो क्लास एरेक्निडा है, ये वर्ड भी आएगा, क्योंकि स्पेशल एसिड होता है एरेक्नेडिक एसिड, तो स्पाइडर्स इधर आएगा। तो क्रस्टेशियन नहीं है, 2 और 3 सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को लेके जो इंडिया का पर कैपिटा CO2 एमिशंस है, इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैस के तौर पे, कि आपको जानना होगा। ठीक, और वो लेस देन 2 टन है। ठीक है ना, पर कैपिटा की बात कर रहा है, डिवाइडेड बाय कैपिटा, समझ रहे हैं। और ऑलमोस्ट वो 1.8 है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशंस फ्रॉम फ्यूल कंबशन, इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन, बिल्कुल सही। फर्स्ट कौन है? तो चाइना है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ CO2 एमिशंस इन इंडिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आज भी हम लोग थर्मल पावर स्टेशन पे ही निर्भर ज्यादा हैं। थर्मल पावर स्टेशन, हालांकि बहुत तेजी से हम लोग अल्टरनेट सोर्सेस पे जा रहे हैं, सोलर पे, सब पे जा रहे हैं, लेकिन आज भी थर्मल पावर स्टेशन जो है, जो कि कोयला जला के बिजली बना रहा है, ठीक, वो ऑलमोस्ट 60 to 70% अभी भी हम लोग है, उस पे ही निर्भर है। हीट प्रोड्यूसर मतलब समझ रहे हैं, इंडस्ट्री में
जहां बहुत हीट की जरूरत है, मेनली स्टील, सीमेंट एटसेट्रा। ठीक, ये सब आज भी कार्बन एमिशंस, CO2 एमिशंस का सबसे बड़ा सोर्स है इंडिया में, इसमें कोई शक नहीं। तो 2 और 3 सही है। हाँ भाई, अपने धरती के रेफरेंस में बात करने जा रहा है ये। ठीक, क्या रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस बाय ओशन? ना 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 ना। आमतौर पे आप ओशन को समझ लेते हैं कि पानी है, पानी है। भाई उसके अंदर जो प्लांट्स है, मेनली अलगी, जो ग्रीन अलगी है, उसमें भी ब्राउन अलगी ज्यादा है, जिनको केल्प भी कहते हैं। वो है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करने वाले। तो मोर देन 50% ओशन रिलीज करते हैं। ये कह रहा है कि रेन फॉरेस्ट ज्यादा करेंगे ओशन से ना, ये नंबर 1 है, ये टॉप पे है ओशंस, और ये मोर देन 50% ऑक्सीजन रिलीज करने वाला है। ठीक, तो पहला हो गया गलत। मराइन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वाटर। देखिए, हमने मोर देन 50% कहा, ये अबाउट लिख के थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये सही है। वेल ऑक्सीजनेटेड। ठीक, इसमें 1 अगर सही होता तो 2 अपने आप गलत हो जाता। ठीक है, मतलब जिसमें 1 और 2 है तो ऐसे ही कट जाएगा। एनीवेज, चलिए पढ़ा जाए आगे। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट इन एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक, ये जरा देखिए तो, देखिए पानी है, ऑक्सीजन बाहर भी है, ऑक्सीजन अंदर भी है। तो आमतौर पे लगभग सारे गैसियस स्टेट में ज्यादा रहना चाहेंगे। वो फ्री स्टेट है उनका, ज्यादा घूमने फिरने का स्टेट है। वो पानी में ज्यादा क्यों घुस जाएंगे? घुसेंगे, लेकिन बाहर से कम हो गए अंदर। तो इन जनरल सीधे आपको बोले तो कहिएगा कि ये हो ही नहीं सकता है। ठीक, ये हो ही नहीं सकता है कि अंदर में ही ज्यादा हो। ठीक, सरफेस वाटर के अंदर ज्यादा हो, नहीं नहीं नहीं, आमतौर पे ऐसा कहेंगे। सिर्फ CO2 का बोलेगा तो उलट दीजिएगा। CO2 बाहर में होगा कम और CO2 अंदर में होगा ज्यादा। ठीक है ना, इन जनरल ये फॉलो होगा, और यहां पे बाहर में होगा ज्यादा ऑक्सीजन और अंदर में होगा कम। ठीक, ध्यान रखिएगा। पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो ऑलरेडी CO2 का अमाउंट उसमें बढ़ा रहेगा, उसमें से कुछ निकल के आ रहा है। ऑक्सीजन जो है, जो प्लांट रिलीज कर रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम यूज होता है, बाहर निकलने का मामला कम ही होता है, मैक्सिमम बाहर से डिसॉल्व करता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आमतौर पे कम रहेगा नीचे। इसको पकड़ने के लिए जो मेन बात है वो ये कि CO2 जब पानी के अंदर जाएगा तो ये रिएक्ट कर जाएगा वाटर से। ठीक है ना, और बाइकार्बोनेट क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, जो फर्दर ब्रेक होके बाइकार्बोनेट बन सकता है। ठीक है ना, तो ये घुल जा रहा है। ये जब ये रिएक्ट कर रहा है पानी से, तो इसका मतलब ये घुल जाएगा। जाओ भाई, आ जाओ, पानी कहेगा बुलाओ, हम रिएक्ट करेंगे इससे। लेकिन ऑक्सीजन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, तो ये एक बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का सरफेस पे जो एयर है उससे ज्यादा पानी के अंदर कंसंट्रेशन होना। ठीक, और बाकी तो अंदर में डिकम्पोजिशन और क्या कहते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म का सब चल ही रहा है। और ऊपर से रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म CO2 ही रिलीज कर रहे होंगे, और बढ़ जाएगा रात के टाइम में CO2 का कंसंट्रेशन पानी के अंदर। ठीक है ना, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट तीसरा हो गया गलत। तो केवल 2 सही है। चलिए एक बार फिर से स्टेटमेंट विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसमें इतना ना बढ़िया से लिखा है कि आप फंस सकते हैं। ध्यान रखिएगा,
जो एटमॉस्फेयर है ना, वो सिर्फ आपके सांस लेने के लिए नहीं है और बहुत सारा काम कर रहा है। उसमें एक काम ये कर रहा है कि जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है तो हाई एनर्जी को रोक रहा है ऊपर में ओजोन लेयर, अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रोक रहा है। ठीक। दूसरा ये कि जब दिन में धरती गर्म हुआ और रात में ठंडा होगा तो ये जो हीट भाग रहा था इसको रोक भी रहा है, ओजोन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो ट्रैप कर रहे हैं एनर्जी को। ये जो प्रोसेस है ये धरती को ना ही ज्यादा ठंडा होने दे रहा है और ना ही ज्यादा गर्म होने दे रहा है। तो ये दोनों जरूरी है यहाँ पे लाइफ के लिए। क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर दोनों एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। ओजोन लेयर अपना काम कम कर दे ओजोन होल तो भी परेशानी है कि ज्यादा हीट आ जाएगा। ठीक। बढ़ा दे तो भी परेशानी होगा। तो बढ़ने का आमतौर पर मामला होता नहीं है, इसलिए बढ़ने वाला मामला कहां होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। वो जो हीट को ट्रैप कर रहा था, पकड़ रहा था, जो धरती से निकल रहे थे, आमतौर पे इंफ्रारेड में निकलता है। ठीक। आया था बहुत सारे अलग अलग कलर्स में, सब एब्जॉर्ब हुआ। ठीक। कुछ अल्ट्रावायलेट भी आए धरती पे, ये मत समझ लीजिएगा कि सारा के सारा ओजोन ने रोक लिया। और यहां से जो रिलीज हो रहे थे ये इंफ्रारेड में रिलीज हो रहे थे। तो इंफ्रारेड को ट्रैप किया कार्बन डाइऑक्साइड और उसके जैसे कुछ और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, मीथेन, वाटर वेपर, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है। ये जो वापस जाने से रोका, नहीं तो धरती बहुत ठंडा हो जाता। तो ओजोन अपना काम कम कर दे तो गर्म हो जाएगा, और ये जो वापस जाने से रोक रहा था ये ना रोके तो ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि फिर लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। तो दिन के समय इतना गर्म हो जाएगा प्लैनेट कि गर्मी से मर जाएंगे, मर ही जाएंगे। अरे 120 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहे तो 120 डिग्री सेल्सियस तक दिन में हो सकता है, और रात में -150 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आप समझ रहे हैं ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ बन जाते हैं, ये -150 डिग्री सेल्सियस है। तो इसलिए एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा योगदान है कि टेम्परेचर को एक थोड़ा सा रेंज में बना के रखे ताकि यहां लाइफ सरवाइव कर सके। ठीक। विदाउट एटमॉस्फेयर, तो इसलिए कह रहा है कि नहीं सब जगह फ्रीजिंग पॉइंट ये इसके भी नीचे चला जाता। अरे ज्यादा भी हो जाता। विदाउट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द सरफेस होता है। नहीं, ये ज्यादा भी हो सकता है कि जला डाले। अरे पानी तो उबल जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये उससे भी ज्यादा है। ये खाली कह रहा है नहीं ठंडा हो जाएगा, नहीं, दोनों हो जाएगा। तो इसलिए सब जगह ये दिख रहा है ना, फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन दी सरफेस अर्थ, नहीं। ठीक। सब जगह नहीं होगा। जिधर पे धूप नहीं पड़ रहा है उधर ठंडा हो जाएगा, जो सामने पड़ रहा है वहां गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो जाएगा, और ये कह रहा है कि नहीं ठंडा हो जाएगा सब जगह। अरे गर्मी से मर जाएंगे। हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप, ट्रैप का मतलब ही समझ जाइएगा, पकड़ लिया। तो पकड़ लिया का मतलब क्या है कि ये जो धरती है अर्थ, जब सनलाइट आया ये गर्म हुआ, और रात को जब ये रिलीज कर रहा है इंफ्रारेड, इसको एटमॉस्फेयर ट्रैप कर रहा है, पकड़ रहा है, मतलब घेर लिया। इसलिए ट्रैप वर्ड यूज करते ही आप समझ गए कि कौन सा इफेक्ट की बात कर रहा है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहा है। ठीक। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहा है। बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं पकड़ता तो ठंडा से मर जाते, ये मेंटेन करने में मदद कर रहा है हमारी। तो ये सही है। एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड सोख लेता है और पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है। बहुत ही बढ़िया। ठीक। तो 2 और 3 करेक्ट है, पहला गलत है।
जो आर्टिफिशियल रेन है, ठीक, कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस, आप उसको एयर पॉल्यूशन के लिए कराए तब, या खेती बाड़ी के लिए बारिश करा दे तब, अरे आप जहां करा रहे हैं सिल्वर आयोडाइड बहुत मशहूर है, ठीक, और साथ में पोटेशियम आयोडाइड का मिक्सचर भी यूज करेंगे कई बार, ठीक है ना, या दोनों को अलग अलग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य कारण क्या है, तो देखिए एटमॉस्फेयर में वेपर था जिसको आप बादल कह रहे हैं, ठीक, अगर वो संगठित हो जाए एक किसी पॉइंट के चारों तरफ तो वो लिक्विड बन जाएंगे, तो नीचे गिर जाएंगे। तो वो जो बादल थे उनको अगर कुछ पार्टिकल्स आप दे दें, मान लीजिए वो पार्टिकल छोटा सा हमने दे दिया, इनका सिल्वर आयोडाइड का छींट दिया बादलों के ऊपर, तो क्या होगा कि जो वेपर्स थे वो सब इसके आसपास संगठित हो जाएंगे और ये वाटर का ड्रॉप बन के गिरने लगेगा, जिसको आप बारिश कहेंगे। मतलब इनको पकड़ने के लिए एक जगह हमें कुछ पार्टिकल्स को छींट देना था, बादलों में पार्टिकल्स को छींट देना था, क्योंकि उसी पर वाटर का क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और वहां से ये रेन बन के, हाँ, गिर जाएगा, ठीक है ना। और सिल्वर आयोडाइड जो है ये थोड़ा फास्ट ये काम कराता है, ध्यान रखिएगा, कल होके कभी पूछ सकता है कि ये फास्ट क्यों कराता है, तो कहिएगा इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये सिमिलर है आइस से, समझ रहे हैं ना, और आइस वाटर का ही सॉलिड फॉर्म है, तो ये सिमिलर है तो तुरंत इससे बात करता है, ठीक, इनको तुरंत लिक्विफाई करने में मदद करता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका आइस से जो मिलता जुलता है, इसलिए इसको यूज करते हैं हम लोग। भाई मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज है अब वो उस तरफ बढ़ गए हैं कि नहीं, हम लोग ये जो पूरा क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग का मामला है जो कि आप समझ रहे हैं, अब ये रियल डेंजर की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। अब क्लाइमेट चेंज को नेग्लेक्ट करना तो छोड़ दीजिए, अब पहले बचना शुरू कीजिए, वहां हम लोग पहुंच चुके हैं। कभी भी कहीं बारिश हो रही है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कुछ का कुछ हो रहा है, जिस समुद्र से साल भर में कभी एक बार तूफान आ जाता था, पता चल रहा है कि 5 बार 6 बार साल भर में आ जा रहा है, कहीं कहीं उससे भी ज्यादा आ जा रहा है, क्या चल रहा है ये। तो क्लाइमेट चेंज रियल प्रॉब्लम अब सामने आ चुका है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये हाँ एगो बात चल रहा है क्लाइमेट चेंज है, ऐसा कुछ नहीं है, अब रियल सामने आपके दरवाजे पे खटखटा चुका है। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है कि प्रॉपर एक लॉ बनाया है कि हम लोग नेचर को रीस्टोर करेंगे, सारे इकोसिस्टम को बचानेंगे, जो पहले से गड़बड़ हो चुका है उसको ठीक करेंगे। पहले 20% एरिया का टारगेट लिया गया है 2030 तक, उसको हम लोग पहले जैसा बना देंगे, नेचुरली जो पहले जैसा थे हम लोगों ने बिगाड़ रखा है उसको अब ठीक करेंगे, ठीक। और इस लॉ की खासियत यह है कि अपने आप में ये पहला इस तरह का लॉ है जो कि लीगली बाइंडिंग है। कहिएगा किस पर, तो जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, ये लीगली बाइंडिंग है, आपको करना ही पड़ेगा, गैर कानूनी हो जाएगा, कार्रवाई होगा जी। लीगली बाइंडिंग ऑन मेंबर्स ऑफ ईयू, यूरोपियन यूनियन। कुछ समय पहले वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया, उनका यह स्टेटमेंट है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो कुछ देश सबसे ज्यादा प्रभावित होने जा रहे हैं, उसमें से इंडिया भी है। और उसके पीछे बड़ा कारण है कि इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इतना ना इवेपोरेशन होगा, इतना ना वेपर बनेगा कि बार बार मौसम खराब उल्टा सीधा सब इन सब क्षेत्र में होता रहेगा, ठीक है ना। गर्मी से ये लगातार इतना वेपर बन रहा होगा कि पेनिनसुलर इंडिया सबसे ज्यादा प्रभावित होने जा रहा है। तो जम के कभी फ्लडिंग, साइक्लोन्स, ठीक, अब पता चला समय के पहले ही बरस गया, समय पे नहीं बरसा तो सूखा भी। तो इस तरह से उल्टा सीधा मौसम का सबसे ज्यादा शिकार होने जा रहा है पेनिनसुलर इंडिया, ठीक। तो कह रहा है कि ये जो उनको बोला गया उसका इम्प्लीकेशंस क्या हुआ,
कि वो जो वार्निंग था उसमें ध्यान रखें। इस पे थोड़ी सी हम लोग अभी आएंगे, देखेंगे कि वेट बल्ब टेम्परेचर की बात कर रहा है, क्या है वो रूटीनली 35 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, ठीक। और इसमें से ये जो स्टेटमेंट था, जो वार्निंग था इंडिया के लिए, उसके असर में क्या हो सकता है, इंप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है ये ऊपर वाले रिपोर्ट का, तो ये बिल्कुल हो सकता है। और इसके वजह से एनिमल्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो बॉडी का जो अपना मैकेनिज्म है कि कैसे शरीर को ठंडा रखना है वो फेल होने लगेगा, ठीक। उसके लिए क्या करता है शरीर, पसीने निकालता है। तो पसीना सूखेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर ही इतना ह्यूमिडिटी है बाहर, वो सूखेगा ही नहीं। तो थर्मो रेगुलेशन फेल होने लगेगा, हीट स्ट्रोक और ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेगा। और खास करके बच्चे और बूढ़े सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उनका थर्मल मैकेनिज्म जो है कमजोर अभी रहता है। तो थर्मो रेगुलेशन ऑफ बॉडी फेल करने लगेगा, ठीक। और लगातार इतना पे रहा और ह्यूमिडिटी के साथ रहा तब तो पक्का ही फेल करेगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेचर इतना पर सिर्फ फेल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये साथ में ह्यूमिडिटी रहा तब। क्योंकि ऐसा ना कहे कि 40 डिग्री सेल्सियस पे इंसान जो है बॉडी को ठंडा कर ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक। बॉडी ठंडा कर सकता है अगर पसीना सूख रहा हो, हवाएं बह रही हो, तो इन सब चीजों को कंसीडर किया जाएगा। एनीवेज, अगर एवरेज टेम्परेचर कोई बोले कि रूटीनली वो 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो दिक्कत आएगी, हाँ है। लेकिन ये वाला टेम्परेचर अगर ह्यूमिडिटी के साथ ले रहे हैं, हाई ह्यूमिडिटी के साथ, तो उसको कह देंगे वेट बल्ब, भीगा हुआ बल्ब टेम्परेचर, ठीक है ना। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है उसकी थोड़ी सी बात कर ले, तो जो थर्मोमीटर है, कुछ इस तरह का मामला है थर्मोमीटर का, ठीक। तो आप जानते हैं कि यही है थर्मोमीटर का बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। आप इसको अपने घर में सीधा रख देंगे तो जो टेम्परेचर है रूम का वो बता देगा, ये उसी पर जाके रुकेगा, ठीक है ना। लेकिन हाई ह्यूमिडिटी के लिए क्या करेंगे कि इस पर कपड़ा लपेट देंगे भिगा के, ठीक है ना, वेट क्लॉथ, और तब छोड़ देंगे, तब पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल जो पहले से रीडिंग था उससे कुछ और आ रहा है, क्या, तो पता चला ज्यादा आ रहा है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर इसको कहेंगे, ठीक। वेट क्लॉथ डाल देंगे और यहां पे जो टेम्परेचर अब रीड करेगा वो उसको कह देंगे वेट बल्ब टेम्परेचर। ये वेट बल्ब टेम्परेचर नापने का मामला है। तो आपसे पूछेगा कि पेनिनसुलर इंडिया में क्या हो रहा है, तो कहिएगा वेट बल्ब टेम्परेचर इफेक्ट के वजह से वहां पे ज्यादा लाइफ डिस्टर्ब होने जा रहा है आने वाले समय में, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हाँ ठीक है, बिल्कुल। और अफेक्टेड शेडिंग ऑफ, और ये क्यों हो रहा होगा मेनली वेट बल्ब की वजह से, क्योंकि जो पसीना है, परस्पायरेशन है, जो परस्पायरेशन है उसका सूखना मुश्किल होगा, ठीक है ना। शेडिंग, उसको खत्म करना मुश्किल होगा, सूखना मुश्किल होगा, और यही तो कारण है, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बस आपसे इतना ही पूछा जा रहा है, दोनों एक इंप्लीकेशंस होगा। थैंक यू एवरीवन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जो क्वेश्चंस थे वो, उसमें न्यूज में भी जो चीजें थी उसमें बेसिक क्या है वो ज्यादा पूछा है, तो इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी डिटेल डिस्कशन लेके हाजिर होंगे जल्द ही। और इस सीरीज में आगे समय समय पे PYQ के डिस्कशंस हम लोग लेते रहेंगे, और डिस्कशंस में डिटेल इस तरह से लेंगे हम लोग ताकि उसके जो लेफ्ट राइट चीजें हैं वो समझेंगे। इस साल भी ऐसे कई क्वेश्चन है जो पहले ऑप्शन में कुछ था उसके लेफ्ट राइट पूछ दिया है, तो आप लेफ्ट राइट पहले से करके रखे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू।